जैसे बात की गई थी कि अगर हम लोग एल्कली मेटल के हैलाइड लेते हैं तो उसमें क्या ऑर्डर रहता है कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर का। जैसे सपोज हमने ले लिया LiCl, NaCl, KCl, RbCl और आपका ले लिया CsCl। LiCl, RbCl ये सारे जितने भी हैं इसमें अगर हम देखें तो Cl तो कॉमन फैक्टर हो गया आपका, ये तो कॉमन फैक्टर है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ Li प्लस हो गया, यहाँ पे Na प्लस हो गया, यहाँ पे K प्लस हो गया, यहाँ पे Rb प्लस हो गया, यहाँ पे Cs प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक साइज इंक्रीज हो रहा है आयन का। ठीक है, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज जब भी कभी भी इंक्रीज होता है कैटायन का, अगर हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में कब आता था? जब ये पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इस तरीके से बल्ज आउट कर देती है। ठीक है, इधर की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर लेती है। तो यहाँ पे शेयरिंग काइंड ऑफ बॉन्ड दिखता है, काइंड ऑफ बॉन्ड दिखता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा आयनिक बॉन्ड है जिसमें कि कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। यही बात करते हैं हम। ठीक, अब ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये कब ज्यादा डेवलप होगा, कब कम डेवलप होगा, इसका साइज से क्या फर्क है, और आयन। तो अगर हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर में हम याद रखते हैं कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा आयन, अगर कैटायन पॉजिटिव आयन अगर स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कम होगा? देखो, कैटायन का साइज अगर छोटा होता है, स्मॉलर होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है। वो मतलब ज्यादा पोलराइज कर पाता है, वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज कर पाता है। लेकिन अगर माइनस चार्ज की बात करो, एनायन की बात करो, तो ये जो एनायन होता है ये अगर बिगर है, बड़ा है, तब उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब आप याद रखेंगे कि साइज ऑफ कैटायन से तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा, और साइज ऑफ एनायन से कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। तो मतलब कैटायन साइज, कोवेलेंट कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर हम एनायन साइज की बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैटायन का साइज धीरे धीरे इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है। तो कैटायन का साइज अगर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इंक्रीजेस, सो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे छोटा आयन है। फिर NaCl हो गया, KCl हो गया, RbCl हो गया, फिर CsCl। क्लियर है बात? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का हम लोग। मान लो हमारे पास है LiI, LiBr, LiCl और LiF। यहाँ पे अगर देखो तो पॉजिटिव आयन वाला आयन तो कॉमन है,
तो कॉमन फैक्टर को ध्यान नहीं रखते हैं हमेशा कंपैरिजन में जो डिफरेंट चीज़ है उस पर फोकस करते हैं। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहाँ पे आई माइनस है, यहाँ पे बी आर माइनस है, यहाँ पे सी एल माइनस है, यहाँ पे एफ माइनस है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर वो साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा एनायन होगा, आई माइनस होगा। तो क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे साइज सबसे बड़ा, साइज ऑफ एनायन सबसे ज़्यादा, वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। तो इसमें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर को पूछा गया तो एल आई आई का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एल आई बी आर उससे छोटा, उससे कम, एल आई सी एल उससे कम, एल आई एफ सबसे कम। ठीक है। अगर यही आपसे आयनिक कैरेक्टर पूछ लेते तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। जहां पे कोवेलेंट ज्यादा वहां पे आयनिक कम। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर है, अगर आपसे पूछ लें आयनिक कैरेक्टर तो आयनिक कैरेक्टर जस्ट अपोजिट चलता है। तो आप बोलोगे एल आई आई, एल आई बी आर, एल आई सी एल, एल आई आई। ठीक है। उसके बाद ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये एक चीज के ऊपर और डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर की तो ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चार्ज आपका अगर कैटायन पे ज़्यादा है तो वो पोलराइज ज़्यादा करेगा, तो वो क्या करेगा, उसके एनायन के निगेटिव क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा पोलराइज करेगा, और ज़्यादा पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास है NaCl, दूसरा है MgCl2 और तीसरा है AlCl3। तो अगर इसको देखो तो Na प्लस Cl माइनस है, यहाँ पे Mg प्लस 2 Cl माइनस है, यहाँ पे Al प्लस 3 Cl माइनस है। Cl माइनस तो कॉमन फैक्टर हो गया, ये डिफरेंट है, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। एक ही पीरियड के ये एलिमेंट हैं, अगर हम बोलें तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं ये, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सारे के सारे। लेकिन अगर चार्ज की बात करो तो यहाँ पे चार्ज है +1, यहाँ पे चार्ज है +2, यहाँ पे चार्ज है +3। तो अगर चार्ज देखो तो ये Al+3 जो होगा वो ये क्या होगा, ये ज़्यादा पोलराइज कर देगा क्योंकि इसमें चार्ज बड़ा है। तो Al+3 वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, AlCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, MgCl2 का उससे कम, NaCl का उससे कम। क्लियर। अब जैसे मान लो कि निगेटिव वाले में चार्ज देख लें, हम कोई एग्जांपल निगेटिव का ले लें। जैसे मान लो हमने ले लिया NaCl ले लिया, Na2SO4 ले लिया, Na3PO4। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज भी देख सकते हैं, चार्ज भी देख सकते हैं। चार्ज से भी डिपेंडेंसी होती है और साइज से भी डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पे अगर देखो तो ये बना है Na प्लस Cl माइनस, ये बना है Na प्लस SO4 -2 सल्फेट से, ये बना है आपका Na प्लस और PO4 -3 से। ये सल्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे अगर देखो तो जो Cl माइनस है, SO4 -2 है और PO4 -3 होता है, इसमें अगर देखा जाए तो एनायन के अगर साइज की बात करें, अगर चार्ज की बात करोगे तो इस पे -1 चार्ज, इस पे -2 चार्ज और इस पे हो गया -3 चार्ज। अगर हम चार्ज को देखें तो चार्ज आपका सबसे ज़्यादा है फॉस्फेट वाले में -3 का,
तो चार्ज ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के बल्ज आउट होने के बाहर की तरफ शेयरिंग में जाने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर चार्ज आपका ज़्यादा है। इजीली वो जो होगा वो पोलराइज हो जाएगा। भाई कैटायन जो होता है ये पोलराइज करता है, ठीक है, पोलराइजेशन करता है ये। और एनायन जो होता है वो पोलराइज्ड होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, तो इसको पोलराइज ज़्यादा होना चाहिए, माइनस का चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें साइज़ की, तो साइज़ कुछ इस तरीके का होता है। Cl- को देखो, SO4 -2 को देखो, PO4 -3 को देखें, तो इसके साइज का अगर हमें कंपैरिजन नहीं पता है तो हम डायरेक्टली इसके कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि Cl- है, SO4 -2 है, PO4 -3 है। ये जो आयंस हैं ये तो सिंगल वाला है, ये कंपोजिट आयंस है। कंपोजिट आयन जब आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें साइज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर इसके हम डेटा को देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें आता है, फिर उसके बाद इसमें होता है। सबसे कम अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें होता है। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। अब अगर आयनिक पूछ लिया गया तो आयनिक जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। NaCl में सबसे ज़्यादा, फिर Na2SO4 में, फिर Na3PO। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका कंपैरिजन जानते नहीं हो कि किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा। अब देखो, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, खूब पूछा जा रहा है आजकल, जेई में भी पूछ रहे हैं, नीट में भी पूछ रहे हैं, नीट में तो कम, जेई में खूब पूछ रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी तो हम समझते हैं, और लैटिस एंथैल्पी से हम ये समझते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो कॉम्पैक्ट पैकिंग होगी, और कॉम्पैक्ट पैकिंग ज़्यादा होगी तो आपकी लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें एक और उसकी टॉपिक की, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? देखो, हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल से वो चीज़ एसोसिएट हो, वो सॉल्ट एसोसिएट हो। अब सॉल्ट में आपको पता है एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट निगेटिव, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर में जो H+ और OH- हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल इससे मिलके बना हुआ है, ये जाकर के इसके A+ और B- को चारों तरफ से सराउंड करते हैं। किस तरीके से करते हैं? देखो, जैसे मान लो ये A+ है, तो A+ के साथ आकर के H2O, अगर इस तरीके से है H2O का मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, तो ये A+ को सराउंड करने के लिए इसका पॉजिटिव निगेटिव पार्ट जो होगा वो आपका आ जाता है, और पॉजिटिव पार्ट दूसरे तरफ से होते हैं। H2O को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अगर हम देखें OH पूरे को निगेटिव ना बोलते हुए हम ऐसे बोलते हैं, H2O को हम ऐसे डिनोट करें। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव। अब क्या होता है, ये जो A+ है इसको सराउंड करने के लिए ये H2O के निगेटिव पार्ट वाला जो होता है, इस तरीके से इसको सराउंड कर लेते हैं H2O के मॉलिक्यूल। मतलब निगेटिव एंड से इसको सराउंड करते हैं, और निगेटिव वाला जो आयन है उस सॉल्ट में,
उसको सराउंड करता है पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से सराउंडिंग में आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, अब ये तो है हाइड्रेशन। किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, किसका हाइड्रेशन होने के बाद हाइड्रेशन रेडियस ज़्यादा होगी, किसका हाइड्रेशन होने के बाद वो ज़्यादा मूव करेगा, कौन कम मूव करेगा, कौन सा आयन, ये पूछे जाते हैं आजकल क्वेश्चन। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं कि कोई M+ गैसियस है, इसमें वाटर ऐड हुआ, एक्वस मतलब वाटर, और ये M+ एक्वस बन गया। एक्वस का मतलब है कि ये हाइड्रेटेड हो गया, इसके चारों तरफ वाटर ने सराउंड कर लिया। तो यहाँ पे लगेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से कोई X- गैसियस है, मान लो उसके साथ वाटर अटैच होता है, तो वो बनाएगा X- एक्वस, और उसके साथ भी लगेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो, एक डेटा देखते हैं। Li+ है, Na+ है, K+ है, Rb+ है और Cs+ है। इनके अगर हम लोग देखें रेडियस, या बोलें आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस Li+ की होती है 76, ये पिकोमीटर में है, 76 पिकोमीटर। इसकी होती है 102, इसकी होती है 138, इसकी होती है 152 और इसकी होती है 167। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि इसका हाइड्रेशन रेडियस कितना है, मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेगा, तो जो बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ा सी स्पीसीज या बड़ा सी एंटाइटी तैयार हो जाएगी, जो यहाँ पे तैयार हुई थी, जैसे ये एक एंटाइटी तैयार हो गई, तो इसका अगर रेडियस कैलकुलेट करो पूरे का, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैटायन का जो हाइड्रेशन रेडियस है वो है, ये एनायन का हाइड्रेशन रेडियस है। अगर ये बड़ी सी एंटाइटी तैयार हो जाती है तो हाइड्रेशन के बाद उसका रेडियस की अगर हम बात करें, ये आयनिक रेडियस है, इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। तो इसके केस में देखा गया एक्सपेरिमेंटल डेटा कि इसका ये 340 आता है, इसका 276 आता है, इसका 232 आता है, इसका 228 आता है, इसका 228 आता है। ठीक है, अब देखो, अगर ध्यान से हम देखें तो इसका सबसे कम आयनिक रेडियस था और इसका सबसे ज़्यादा था, CS का। देख पा रहे हैं ना, लोएस्ट था, और ये इसका क्या था, आयनिक रेडियस हाईएस्ट था। जब हमने हाइड्रेटेड रेडियस देखा तो ये 346 पे पहुंच गया और ये सबसे कम पे पहुंच गया, ये हाईएस्ट हो गया और ये क्या हो गया, लोएस्ट हो गया। ये देख पा रहे हैं सब लोग? तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर आयन छोटा है तो उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। छोटे आयंस का हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आकर के उससे अटैच हो जाते हैं और वो बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, इसीलिए हाइड्रेटेड रेडियस उसकी बड़ी हो जाती है। और जो आपका बड़ा था आयन, उसका हाइड्रेशन उतना नहीं हो पाता है छोटे के कंपैरिजन में, इसलिए उसकी हाइड्रेटेड रेडियस कमी रह जाती है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ 167 से 228 तक ही बढ़ी, यहाँ पे 76 से 346 हो गई। क्लियर है ये बात? तो इसमें याद क्या रखना है आपको? इसमें ये याद रखना है कि स्मॉलर द आयन ग्रेटर विल बी इट्स हाइड्रेटेड रेडियस, या हाइड्रेशन रेडियस बोल सकते हैं।
छोटा आयन होगा तो उसका हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा होगा, उसको क्योंकि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो वो बड़ा सा रेडियस ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब Li+ के इधर पे अगर H2O लगे हुए होते हैं तो ये रेडियस बड़ी बन जाती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम Cesium+ की देखें तो Cesium+ की कम रह जाती है, मतलब उसमें कम वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं और वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हाइड्रेशन रेडियस छोटा रह जा रहा है, मतलब बनने के बाद वो छोटा रह जाता है। क्लियर? अब ये हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेशन रेडियस जो है वो कब आ रहा है, जब उस चीज़ को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तब वो जाकर के हाइड्रेट होता है और हाइड्रेट होने के बाद ये रेडियस क्रिएट होती है। मतलब वो आयन वाटर में किस फॉर्म में है, किस तरीके की रेडियस के फॉर्म में है, उसको हम बोल रहे हैं हाइड्रेटेड रेडियस। तो लिथियम को अगर देखो तो लिथियम की रेडियस बड़ी हो गई और सीजियम को अगर देखो तो सीजियम का साइज छोटा है पानी में। अगर पानी के अलावा है, बाहर है, मतलब आपने उसको हाइड्रेट नहीं किया है, तब तो ये डेटा है। तब तो हम ये देख रहे हैं कि लिथियम सबसे छोटा रेडियस है और सीजियम सबसे बड़ा रेडियस है। लेकिन जब पानी में हमने डाला तो इसका रेडियस सबसे बड़ा और इसका रेडियस सबसे छोटा हो जाता है। तो अगर हम बोलें कि ये आयन जो होगा इसकी मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी पूछी जा रही है आजकल खूब, रेडियस और मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी अगर हम बोलें वो क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है सिंपल वे में इस तरीके से आप समझेंगे कि अगर आपका सपोज ये दो लोगों को रेस में दौड़ाया गया और एक है आपका 30 kg का और एक कोई बंदा है ये आपका है सपोज मान लो 105 kg का, तो आप क्या सोचते हो कौन फास्ट, क्या चांसेस हैं कौन फास्ट दौड़ेगा? 30 kg वाले के ज़्यादा चांसेस है ना। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि 30 kg वाला आपका फास्ट होगा। तो क्या पता लग रहा है आपको कि ये हल्का है, लाइट वेट है ना। तो लाइट वेट है तो आयन के टर्म्स में आप बोल सकते हो कि लेस रेडियस वाला, लेस हाइड्रेटेड रेडियस वाला। यहां पे अगर हम बोले तो ये क्या है, हैवी वेट है, तो ये स्लो रनिंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेस हाइड्रेटेड रेडियस वाला था, सॉरी लाइट वेट वाला जो है वो लेस हाइड्रेटेड रेडियस नहीं, इसकी रेडियस जो होगी वो बड़ी होगी, लेस हाइड्रेटेड है। और ये हैवी वेट वाला है तो हैवी वेट वाला आपका क्या होगा, ये आपका मोर हाइड्रेटेड हो गया रेडियस वाला। तो अगर यहाँ देखो कि हम बात करें आयनिक मोबिलिटी की कि कौन सा आयन तेजी से भागेगा कौन सा आयन धीरे भागेगा, अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो Li+ क्या है, Li+ का रेडियस हो गया है बड़ा, तो Li+ अब बन गया क्या, हैवी। वाटर में जाते ही Li+ हैवी हो गया, तो अब ये तेज़ी से मोबिलिटी इसकी नहीं होगी, जबकि Cs+ छोटा ही रह गया है तो Cs+ की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। Li+, Na+ और K+, Rb+, Cs+, इनको देखा तो इनका हाइड्रेटेड रेडियस आया था सबसे ज़्यादा इसका 340, फिर इसका 276। ये डेटा याद नहीं रखते हैं, 232 बस याद रखना है किसका ज़्यादा है किसका कम। ये 228 था, ये भी 228 था। तो इसकी आयनिक मोबिलिटी को चेक किया गया कि भाई अच्छा ये इसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम है ज़्यादा है, ये देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो इसकी आयनिक मोबिलिटी 35.5 आई, इसकी 43.5 आई, इसकी 64.5, इसकी 67.5, इसकी 68। तो अगर हम देखें तो जिसका आयनिक रेडियस हाइड्रेटेड रेडियस कम था उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, और जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा था बड़ा जिसका रेडियस बन गया
Li+ का, उसकी मोबिलिटी क्या हो गई, डाउन हो गई। क्लियर है बात? क्योंकि वाटर अटेन करने के बाद इसका रेडियस बहुत बड़ा हो गया है, बल्कि बन गया। अब जो बल्कि बन जाएगा वो तो तेजी से भागेगा नहीं, तो मोबिलिटी डाउन हो गई। इसकी अगर देखो तो 35.5 ही है और इसकी कितनी हो गई, 68 हो गई। क्लियर है? तो क्या याद रखेंगे इसमें, याद रखना है कि हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जो आयन का रेडियस छोटा होगा वो तेजी से भागेगा, और जिसका हाइड्रेटेड रेडियस बहुत बड़ा हो गया वो धीरे भागेगा। क्लियर है बात? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। आयनिक रेडियस ज़्यादा तो मोबिलिटी भी ज़्यादा। नहीं, बड़ा वाला आयन तो कम हाइड्रेट हो पा रहा है ना। देखो ये CS+ सबसे बड़ा था, इसका हाइड्रेशन कम हुआ। देखो ये है, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस, और हाइड्रेटेड रेडियस जिसकी बड़ी है वो उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है। उल्टा है ना। हाँ डायरेक्टली हो गई ना। ये तो डायरेक्टली हो गई ना, CS+ का आयनिक रेडियस भी बड़ा था और आयनिक मोबिलिटी भी ज़्यादा हो गई। सही कह रहे थे आप। ठीक, इसको एक लाइन में मैंने लिख दिया, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। ये रिलेशन है तीनों। ठीक है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, NaF दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है और NaBr दिया हुआ है, NaI दिया हुआ है। इनको अगर देखें तो इनका पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ये देखो ये तो कॉमन फैक्टर है। अब इनका साइज है ये साइज है। तो आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा वाला जो होगा I- वाले का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। क्या रीजन हो सकता है? देखो हाँ, साइज ऑफ एन आयन। क्योंकि अगर देखो तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इन चारों में, और आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। और अगर इसको देखो NaF को, तो NaF में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और जहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है,
मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो चीज़ ज़्यादा आयनिक होगी ना, तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो चीज़ ज़्यादा आयनिक होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, उसका लैटिस कॉम्पैक्ट बनेगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाईएस्ट। तो इसका सबसे ज़्यादा, इसका, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको। अभी हम लोग लिथियम के अलग टाइप के जो बिहेवियर हैं उसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं? किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। यहाँ पे हमने हाइड्रेटेड रेडियस भी लिखा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लिखते हैं। जो छोटा आयन होता है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे लिखे हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो छोटे वाले आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी Li+ की सबसे ज़्यादा, Na+ की उससे कम। ये सारे ऑर्डर्स जो है ना, इनको, इनके रीज़न समझ समझ के, और आपको सारे ऑर्डर्स याद रखने होंगे। एक ऑर्डर कोई ना कोई किसी न किसी क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्म्स में बना करके आपको दे दिया जाता है। अब देखो, अब इसके बाद बात हो रही है कि सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात हो रही है। इनके जो ऑक्सी एसिड्स हैं, अगर उनके सॉल्ट बनाए जाए, जैसे कि मान लो इनके ऑक्सी एसिड्स नहीं, जो भी ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स का मतलब ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जैसे HCl की बात करो तो HCl ऑक्सो एसिड नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, तो नॉन ऑक्सो एसिड बोलेंगे इसको। लेकिन अगर H2SO4 की बात करो, H3PO4 की बात करो, H3PO3 की बात करो, H2CO3 की बात करो, HNO3 की बात करो, HNO2 की बात करो, तो ये सब क्या है, ऑक्सो एसिड है, ऑक्सीजन है क्योंकि इसमें, है ना। ये आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक पता ही होगा सबको, ये फॉस्फोरिक, ये फॉस्फोरस, ये आपका कार्बोनिक, ये आपका नाइट्रिक एसिड को ए लिख दिया मैंने, और ये है आपका नाइट्रस। ये सारे ऑक्सो एसिड हैं। अगर इनके साथ इनके सॉल्ट बनाए जाए, सॉल्ट प्रिपेयर किया जाए, तो वो कैसे बिहेव करते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे मान लो, अरे ये मैंने कहाँ पे लिख दिया, चलो कोई नहीं,
स्लाइड ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सपोज हमने ले लिया इसका कोई लिथियम ले लिया, लिथियम का H2CO3 के साथ ये एसिड है, इसके साथ सॉल्ट बना दिया तो ये बनेगा Li2CO3 बनता है। इसको बोलते हैं लिथियम कार्बोनेट। इसकी बात की जा रही है। लिथियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट अप करते हैं तो हीट करने पे होता क्या है, देखो इसके कार्बोनेट की हीटिंग पे पूछते हैं कि क्या क्या बनता है। इसको जब हीट अप करते हो तो लिथियम का ऑक्साइड Li2O और CO2 बन जाते हैं। Li2O बनता है और CO2 बनता है। लेकिन अगर हम लोग इसके बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं, जैसे मान लो हमने इनके बाइकार्बोनेट ले लिया इसके, तो बाइकार्बोनेट की जब हीटिंग करते हैं तो इनकी हीटिंग करने पे कार्बोनेट मिलता है, CO2 मिलती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया सपोज, इसको कैल्शियम इसमें है नहीं ना, तो कैल्शियम नहीं ले सकते, कैल्शियम तो सेकेंड ग्रुप में। और कोई कार्बोनेट ले लेंगे तो ऑक्साइड बनेगा और CO2 प्रोड्यूस होगी। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम के जितने रिएक्शन है सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि लिथियम कौन से ऐसे बिहेवियर शो करता है जो बाकी नहीं शो करते हैं। तो ये बात है आपकी कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, हाँ, सोडियम बना देगा, लेकिन देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, ये थोड़े से स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दे रखा है कि इसको हीटअप कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट कोई गैस निकल रही है, तब तो आप लिखोगे Na2O और आपका CO2। लेकिन ये जो होते हैं ना ये स्टेबल होते हैं, इसलिए ये ब्रेक होकर के ऑक्साइड और CO2 नहीं बनाते हैं। इन जनरली तो ये होता है कि ये स्टेबल होते हैं तो ये आपके ऑक्साइड और CO2 नहीं बनाते, जबकि लिथियम जो होता है ये ब्रेक हो जाता है। लिथियम जो होता है अनस्टेबल होता है तो ये लिथियम का ऑक्साइड और CO2 दे देता है। ठीक है, तो ये स्टेबल है तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर हो गया कि लिथियम के कार्बोनेट को अगर हीटअप करो तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम के ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या क्या एनॉमलस बिहेवियर है इसको देखते हैं। सबसे पहले बहुत छोटा साइज है, दूसरी चीज ये जो आयन है Li+, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब किसी भी निगेटिव वाले आयन के क्लाउड को ये बहुत तेजी से पोलराइज करेगा। इसी वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कराता है। Li+ कोवेलेंट कैरेक्टर में बहुत इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, किसी भी नेगेटिव आयन को बहुत तेज़ी से पोलराइज करेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसके कंपाउंड में इंक्रीज कर जाता है क्योंकि Li+ उसको पोलराइज कर देता है निगेटिव वाले आयन को। दूसरी चीज लिथियम के जैसे मान लो LiCl हमने ले लिया तो LiCl कोवेलेंट होता है नेचर में, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है।
तो जितने भी कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड होते हैं ना, उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो वाटर में कब डिसॉल्व होंगे या इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि वाटर जो होता है ये होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स बनते हो, H+OH- बनता है ना वाटर में। तो पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो डिसॉल्व होगा। लेकिन जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें हाई होगा वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जैसे बेंजीन ले लो, जैसे आप अल्कोहल ले लो, इन सब में डिसॉल्व होते हैं। जैसे CCl4 ले लो, एक सॉल्वेंट होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो LiCl वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, LiCl किस में डिसॉल्व होगा आपका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्लियर है? इसके बाद अगर बात की जाए लिथियम के एनॉमलस बिहेवियर की, तो उसमें और क्या बोल सकते हैं हम लोग। बाकी जितने भी आपके एटम्स हैं वो एयर से रिएक्ट करके या तो ऑक्साइड या तो परऑक्साइड ये बनाते हैं। जैसे आपका सब या तो ऑक्साइड बनाएंगे MO2, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, या M2O2 बनाएंगे या M2O बनाएंगे। ये आपका सुपर ऑक्साइड हो गया, M मतलब मेटल। ये आपका हो गया पर ऑक्साइड, ये हो गया ऑक्साइड, यही बनाते हैं ऑन रिएक्शन विद एयर। ठीक है, एयर से रिएक्शन पे यही बनाते हैं सारे मेटल्स। लेकिन लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वो उसके साथ साथ नाइट्राइड भी बनाता है। ये एयर की नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है, Li3n भी बनाता है। तो इसको बोलते हैं लिथियम नाइट्राइड। बाकी सब एयर से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते। अदर नॉट फॉर्म नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद एयर, जबकि ये लिथियम की अलग तरीके की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर होती है बात? अब देखो, जैसे सोडियम का हाइड्राइड है, पोटेशियम का हाइड्राइड है, ये सब अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने का मतलब अगर इसको हीटअप करोगे तो ये सोडियम और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा जल्दी से। लेकिन अगर हम LiH की बात करें, लिथियम का हाइड्राइड, तो ये स्टेबल होता है, तो जल्दी से हाइड्रोजन नहीं देगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो अगर आप लिथियम के हाइड्रोक्साइड को हीटअप कर दो तो ये हीटअप करने पे डिकम्पोज हो जाता है और ये लिथियम का ऑक्साइड और वाटर बना लेता है। ऐसे ही कार्बोनेट को हीटअप करो तो ये फिर से लिथियम का ऑक्साइड और CO2 बना लेता है। और अगर हम बात करें लिथियम के बाइकार्बोनेट की, तो जितने भी अदर एलिमेंट हैं उनके जो बाइकार्बोनेट हैं, अदर एलिमेंट के जो बाइकार्बोनेट हैं वो सारे होते हैं सॉलिड।
जबकि ये जो लिथियम का बाइकार्बोनेट है ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं जाता। बाकी जितने भी होंगे वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, अगर लिथियम की और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जैसे मान लो हम लोग लिथियम का ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, लिथियम का नाइट्रेट ले लें अगर और इसको हीट अप कर दें तो ये फिर से लिथियम का ऑक्साइड NO2 गैस और O2 बना लेता है। तो इसका मतलब लिथियम के नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन पे ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन अगर बाकी कोई एलिमेंट आप लेते हो जैसे NaNO3 ले लो, इसको अगर हीट अप करते हो तो ये नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट NaNO2 बनाता है, नाइट्राइट और ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो दोनों में ही बनेगी, कॉमन है लिथियम वाले में भी और अदर में भी, लेकिन यहाँ पे सोडियम का नाइट्राइट बनता है जबकि यहाँ पे NO2 गैस और ऑक्साइड बनता है। क्लियर हो गई बात? डिफरेंस हो गया ये। उसके बाद हाइड्रेशन की बात हम लोग कर चुके हैं, मोबिलिटी की बात कर चुके हैं, तो दोबारा से बताने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप सोडियम का सल्फेट ले लो, पोटेशियम का सल्फेट ले लो, रुबीडियम का सल्फेट ले लो, यह आपका कौन हो गया, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, सीजियम का सल्फेट ले लो। ये जितने सल्फेट है ना, अदर एल्कली मेटल सल्फेट फॉर्म एलम। ये जितने सल्फेट हैं ये एलम फॉर्मेशन में यूज होते हैं। जैसे जो फिटकरी होता है जिसको हम लोग पोटाश एलम बोलते हैं, वाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके, इसको अगर देखो तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2। यहाँ पे आपके K2SO4 एडअप होता है। बहुत सारे और एलम होते हैं जिसमें सोडियम सल्फेट, रुबीडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, ये सब यूज होते हैं, लेकिन केवल लिथियम का सल्फेट है, ओनली Li2SO4 ऐसा सल्फेट है एल्कली मेटल का जो एलम नहीं बनाता, नॉट फॉर्म एलम। एलम के फॉर्मेशन में ये नहीं यूज होगा, लिथियम का सल्फेट यूज नहीं होता, बाकी सब एलम बनाते। मोबिलिटी का आपने पढ़ ही लिया कि Li प्लस सबसे क्या है, आयनिक रेडियस सबसे कम है पूरे ग्रुप में, इसलिए इसकी हाइड्रेटेड रेडियस सबसे बड़ी हो जाती है। और हाइड्रेटेड रेडियस बहुत बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब अगर किसी भी मेटल को Na ले लो, K ले लो, Rb ले लो, Cs ले लो, इन लोग की रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दो, हीटअप करो, तो ये जितने होते हैं ये NH2 बनाते हैं, NaNH2, KNH2, RbNH2, CSNH2,
ये बनाते हैं एमाइड। NH2 जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एमाइड। जबकि अगर लिथियम ले लो ना, तो लिथियम जो होता है NH3 के साथ NH वाला बनाता है कंपाउंड, मतलब ये बना लेता है Li2NH। ये जो NH ग्रुप होता है इसको बोलते हैं ईमाइड। तो ये बाकी सारे एमाइड बनाते हैं अमोनिया के साथ हीटअप करने पे, और ये अमोनिया के साथ हीटअप करने पे ईमाइड बनाता है। क्लियर है बात? उसके बाद एक और है लास्ट इसका प्रॉपर्टी जो अलग है। अगर हम लोग रिएक्ट करवा दें इसको इथाइन से लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं लिथियम का एसिटाइलिन से, तो ये कोई रिएक्शन नहीं शो करता, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही सोडियम को करा दो आप, तो सोडियम क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लिथियम इससे तो नहीं रिएक्ट करता, लेकिन लिथियम को अगर कार्बन के साथ हीटअप कर दो, मतलब लिथियम को अगर C के साथ हीटअप कर दो, तो ये बना लेता है लिथियम का कार्बाइड, Li2C2 बोलते हैं इसको। अगर बॉन्ड के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं Li प्लस C, ट्रिपल बॉन्ड C, Li प्लस, ये C पे होता है माइनस चार्ज, क्योंकि C2-2 को बोलते हैं कार्बाइड रेडिकल। ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम इससे एसिटाइलिन से तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लिथियम को डायरेक्ट अगर कार्बन से रिएक्ट करा दो तो ये कार्बाइड बना लेता है। ठीक है, जबकि सोडियम एसिटाइलिन से रिएक्ट करके सोडियम एसिटाइलाइड बना रहा था, डाई सोडियम एसिटाइलाइट ये बनाता है। ये एसिटाइलाइड नहीं बनाता, इससे तो करता ही नहीं है, कार्बन से करता है, कार्बाइड बनाता है। क्लियर? D ऑर्बिटल एब्सेंट है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल इन लिथियम। बाकी सब में D ऑर्बिटल होता है, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं इसमें D ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसके बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों पे इफेक्ट जाता है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। सबसे अच्छा, जितना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी मेटल्स हम लोग लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये लिथियम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट होता है, इसलिए सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। कुछ स्पेशल लिथियम के रिएक्शन बता दिया आपको, 2-3 नाइट्रोजन से बता दिया, ठीक है, सोडियम का बता दिया। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, आप बताना, आप ट्राई करना, LiCl इज डिजॉल्व इन C2H5OH but
MgCl2 is dissolved in C2H5OH or water. LiCl is dissolved in C2H5OH and MgCl2 is dissolved in C2H5OH और water. किस में डिजॉल्व होना चाहिए? दोनों के लिए बताना. LiCl का तो बता दिया गया. LiCl इसका रीज़न बता सकते हो आप कि क्या रीज़न हो सकता है. LiCl C2H5OH तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रही है कोई चीज़ अगर, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा. LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होता है. C2H5OH से नहीं होना चाहिए. अच्छा देखो, हाँ यही तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. हम यहाँ से कहानी में ट्विस्ट क्या है, नया ट्विस्ट देखो. एक चीज़ होती है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं. इसके सेकंड पॉइंट का आंसर हम दे रहे हैं कि MgCl2 dissolve in C2H5OH और dissolve in water. ठीक है. देखो, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. पहले बताया है क्या, कभी सुना है आपने? मैंने बताया था. पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसमें बताया होगा कुछ. ठीक है. सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, इनके डायगोनल पे जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होते हैं जो प्रेजेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है या सिमिलर होती है. जैसे अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात करो, सेकेंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, सेकेंड पीरियड आपका लिथियम से स्टार्ट होता है. लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, यहाँ पे आता है बोरॉन, यहाँ पे आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन हो गया, फिर नियॉन. यही तो आता है सेकेंड पीरियड में. थर्ड पीरियड की अगर बात करो तो थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन. यही होता है थर्ड पीरियड. तो सेकेंड पीरियड का कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके डायगोनल पे थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे लिथियम के डायगोनल पे मैग्नीशियम है, देख पा रहे हैं, बेरिलियम के डायगोनल पे एल्यूमिनियम है, बोरॉन के सिलिकॉन है. इस तरीके से ये जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड वाले के डायगोनल पे थर्ड पीरियड का जो प्रेजेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. ये दोनों जो होते हैं, both element at diagonal have similar properties. क्या मतलब है? जैसी प्रॉपर्टी इसके कंपाउंड शो करेंगे वैसी प्रॉपर्टी इसके मैग्नीशियम के शो करेंगे. जैसी बेरिलियम के शो करेंगे वैसी एल्यूमिनियम के कंपाउंड शो करेंगे. तो LiCl और MgCl2 जो होते हैं, इन दोनों में अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, मतलब अच्छे अमाउंट में. दोनों क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसमें भी अच्छा कोवेलेंट होगा. तो अगर एक C2H5OH में डिजॉल्व हो रहा है तो ये दूसरा भी तो होगा. और ये जो सिमिलरिटी होती है प्रॉपर्टीज की, इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप.
क्लियर है बात? आंसर समझ में आया उस क्वेश्चन का? MgCl2 आपका इसमें डिजॉल्व होगा, क्या कहते हैं, C2H5OH। पानी में इतना अच्छा डिजॉल्व नहीं होता मैग्नीशियम क्लोराइड। होता है डिजॉल्व, बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा डिजॉल्व अल्कोहल में होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ आयनिक कैरेक्टर तो है ही ना। Mg+2Cl- से बन रहा है ना। MgCl2 की जब बॉन्डिंग बताई जाती है तो क्या बताया जाता है कि MgCl2 कैसे बनता है? बॉन्डिंग जब बताई जाती है तो यही तो बताया जाता है कि Mg के पास 282 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो Mg+2 बन गया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक Cl ने गेन कर लिया और दूसरे Cl ने, दो Cl ने गेन किया, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया, 2Cl-। इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग गया, तो ये बन गया MgCl2। यही तो बोलते हैं। तो बॉन्डिंग तो पूरी तरीके से आयनिक की दिखाई दे रही है ना देखने से, लेकिन इसमें अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल अल्कोहल में होता है और लेस सॉल्युबल वाटर में होता है। अगर करेक्ट बिल्कुल आंसर बोलो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि MgCl2 is soluble in C2H5OH, या अल्कोहल लिख सकते हैं, एंड इन वाटर sparingly soluble। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना टर्न है, हाँ हाँ कम होना चाहिए, है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है कितने परसेंटेज कैरेक्टर है। मान लो कोवलेंट कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा है ना, परसेंटेज उसका अगर बहुत हाई हो गया तो डिज़ोल्व नहीं होगा। मतलब अगर थॉरो आप बोलो, थॉरो का मतलब एकदम करेक्ट आंसर बोलो, तो करेक्ट आंसर एक्सपेरिमेंट बेस हो जाएगा। समझ रहे हो? डेटा दिया हो या डेटा याद हो, ठीक है। जैसे हम बोले कोई बॉन्ड है, कोई A+ और B- के बीच का बॉन्ड है, और कोई C+ और D- के बीच का बॉन्ड है। इसको हम बोले कि ये 80% आयनिक है और 20% कोवलेंट है। तो ऑब्वियस सी बात आपको दिख रही है कि ये H2O में डिज़ोल्व होगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, और अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो जैसे CCl4 ले लो, तो उसमें लेस डिज़ोल्व होगा, या नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन अगर मान लो 60 और 40 का परसेंटेज है, तब तो दोनों में डिज़ोल्व होगा ना भाई, इतना कोई ज़्यादा तो है नहीं आयनिक, ठीक है। मतलब मान लो हमने बोला C और D के बीच का बॉन्ड 60% तो आयनिक है और 40% कोवलेंट है। तो 60% अगर हम बोल रहे हैं उसको आयनिक, तो बताओ अच्छा खासा आयनिक भी है, और 40% कोवलेंट, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ऐसा बहुत कम नहीं है। यहाँ पे तो 80-20 का रेशियो है, 8:2 का। तो ये इसमें भी डिजॉल्व होगा, इसमें भी। दैट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, ठीक है। तो आपको क्या अब मैग्नीशियम का ये डेटा, ये चीज़ क्यों याद रखनी पड़ेगी? क्योंकि ये लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। लिथियम के इतने अलग सारे कैरेक्टर हमें क्यों याद करने पड़े? क्यों? क्योंकि लिथियम जो है आपका, बाकी सबके नॉर्मल कैरेक्टर हैं, लिथियम थोड़ा सा अलग शो कर रहा है। तो कई बार जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है तो जो अलग पॉइंट होता है उसी से कर दिया जाता है।
बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है वो इसलिए होता है कि इस तरीके से होता है कि आपको कितनी उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज है, या कहाँ कहाँ पे कंपैरेटिव पॉइंट आए हैं, वो कंपैरेटिव पॉइंट आपको क्लियर हैं या नहीं। समझ गए? तो आज की क्लास ऑफ की जाए, क्या कहते हो? अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पे एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं इनके कौन कौन से कंपाउंड है जो हमारे सिलेबस में है उनको करेंगे।